कतरा कतरा लहू का जिस्म से बहता रहा, देशभक्ति की आग में हर दर्द को सहता रहा। बस 2 पल की सांस बची थी जिस्म में, उसमें भी भारत माता की जय, भारत माता की जय कहता रहा। ज्ञान की आदर्श छात्री माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान अतिथि महानुभाव, प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, दीदी जी एवं मेरे प्रिय सहपाठी, मैं वैदेही मिश्रा कक्षा 5 क की छात्रा हूँ। आज आपके समक्ष गणतंत्र दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम सभी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। विविधता में एकता की निराली शान है, यहाँ हर जाति धर्म का सम्मान है। राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा, भारत के गणतंत्र की यही पहचान है, भारत के गणतंत्र की यही पहचान है। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र वह देश जिसकी सत्ता जनसाधारण में निहित हो। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान विधान व्यवस्था प्रबंध लागू हुआ था। एकता, सम्मानता और अधिकारों का संगम संविधान। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़ कर रखे ऐसा ही संविधान है। 1947 में हमें स्वतंत्रता तो मिल गई थी, पर संविधान के बगैर यह स्वतंत्रता अधूरी थी। इसकी रचना करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। वह संविधान जिसके कारण हमारे देश के हर नागरिक को अपने सामान्य अधिकार प्राप्त हुए। वह संविधान जिसके कारण हमारे देश का हर नागरिक अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सके। आज ये गणतंत्र दिवस न केवल हमारे लिए एक दिन है, ये हमारे लिए एक गौरव और अभिमान का क्षण है, जिसे हमारी पीढ़ियां हर वर्ष महसूस करती रहेंगी और आज हम महसूस कर रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस धरा पर जन्म लेने का मौका दिया। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्यलोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो बच्चा बच्चा हनुमान है, तो बच्चा बच्चा हनुमान है। ऐसा है मेरा भारत। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम शारदां नमामि तिरंगे। परम सम्मान्य मंचे समुपस्थिता सामान्य आचार्य महोदया सहपाठी बंधु भगिनीश्च, अद्य अहं राष्ट्रपर्व गणतन्त्रदिवसः समारोह देवभाषां प्रस्तौमि। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनाङ्के अस्माकं देशे गणतन्त्रदिवसः समारोह आयोज्यन्ते। अयं हि दिवसो भारतीयेतिहासे अतिमहत्त्वपूर्णः। 50-19-तमे ख्रीष्टीयवर्षे तस्मिन् दिवसे अनेक शताब्दी परतन्त्र अनन्तरं स्वतन्त्रभारत गणतन्त्रम् उद्घोषितं। तस्य च स्वकीयं संविधानं, स्वकीयं च शासनप्रणाली तद्दिना प्रवर्तते। एतत् अनन्तरमेव भारते पूर्णस्वातन्त्र्यं लब्धमिति कथयन्तु शक्यते। तस्य महत्त्वपूर्णदिवसस्य स्मृतौ प्रतिवर्ष सन्ततदिनं राष्ट्रपर्वरूपेण आयोज्यन्ते। अस्मिन् दिने देशस्य प्रमुखेषु नगरेषु राष्ट्रध्वजारोहणं भवति। राजकीयभवनानि च दीपमालाभिः दीप्यन्ते, मेलकानि आयोज्यन्ते। अस्मिन् दिवसे विशेषसमारोह राजधान्यां दिल्ल्यां समायोज्यन्ते। प्रतिवर्ष एतानि शोभायात्रादृश्यानि मनोहरतरणि नेत्रोत्सवं जनयन्ति। अयं दिवसो आस्मान् वयं भारतीयान् भेदभावं विस्मृत्य एकभावेन राष्ट्ररक्षात् राष्ट्रसेवा च प्रेषयति। अक्षुण्यचिरं तिष्ठतु भारतीयगणतन्त्रम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षतद्भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सुप्रभात। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रातः स्मरणीय गुरुजन वृंद एवं मम प्रिय सहपाठी बंधु भगिन्याश्च, सर्वप्रथमं सर्वेषां कृते गणतन्त्र दिवसस्य हार्दिक शुभाशयाः। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनाङ्के अस्माकं भारतदेशस्य गणतन्त्र दिवसस्य समारोहः समायोज्यते। यते हि अयं दिवसः अस्माकं प्रिय भारतदेशम् अति महत्वपूर्णः अस्ति। 50-19-तमे ख्रीष्टाब्दे जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनाङ्के अस्माकं भारतदेशस्य गणतन्त्रम् उद्घोषितं। तस्यैव महत्वपूर्णदिवसस्य स्मृतौ प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनाङ्के अस्माकं भारतदेशस्य गणतन्त्रदिवसं प्रजाराज्योत्सवं च आयोज्यते।
एतस्मिन् दिने अस्माकं प्रिय भारतदेशं स्वकीयं शासनप्रणाली स्वकीयं संविधानं च स्वीकृता। अस्य दिवसस्य प्रजाराज्योत्सवं गणराज्योत्सवम् इति उच्यते, यतोहि अयं प्रजाभ्यां प्रजानां शासनं भवति। अद्य वयं सर्वे जनाः स्वतन्त्रभारतराष्ट्रे निवसामः, यस्य कृते अनेकैः देशभक्तैः स्वप्राणाम् आहुतिं प्रदत्ता, बलिदानं च प्रदत्तम्। अद्य अहं वक्तुम् इच्छामि यत् देशस्य रक्षायै, विकासाय, विद्याय च सन्दृश्ये वयं सर्वे जनाः सर्वेषु स्वप्राणाम् आहुतिं दत्त्वा तत्परं भवेयुः। धन्यवाद। भारत माता की जय। ना ही घुमा फिरा कर मैं ना ही तोड़कर बोलूँगा, भारत देश में जन्म लिया यह देश बचाना है हमको, जो विश्व जानता है सारा परिवेश बचाना है हमको। लेकिन फिर भी नौजवानी मदमस्त हुई बैठी है, प्यार के तरन्नुम सुन सुन के यूँ सुस्त हुई बैठी है। बड़े बुजुर्ग का मान नहीं, संस्कार बचेंगे कैसे, इतिहास कभी पढ़ा नहीं, इतिहास रचेंगे कैसे। केवल नशे में चूर रहोगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला, आलस प्रमाद में रहकर पुरुषार्थ नहीं बढ़ने वाला। कुछ सालों के प्यार में पड़कर तुम फांसी पर झूल गए, कुछ सालों के प्यार में पड़कर तुम फांसी पर झूल गए। बचपन से लेकर अब तक के माँ के प्यार को भूल गए, माँ के प्यार को भूल गए। महोदय, आज ज़रूरत है हमें अपने संविधान के दिखाए पथ पर चलने के लिए, जिसके लिए युवा का योगदान सर्वोपरि होना चाहिए। महोदय, तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT में पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण जीते तो वह भारत के लिए जीते, भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वह दौड़े, जो चल सकता है वह चले और जो रेंग सकता है वह रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूँगा कि उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जी हाँ श्रीमंत, जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी 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 मेरी हम सब की आवाज़ को बात को विचार को योजना और योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा अपने आंतरिक कौशल और नवचेतना की शक्ति को पहचान लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत, लगन, देशभक्ति आदि भावों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उसी दिन से उभर रहा होगा हम सबके सामने अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न, मजबूत, विकसित, सतत राष्ट्र भारत। अंत में जाते जाते महोदय, मैं कलम की तरकार को आपके सामने रखना चाहूँगा कि कलम को किस तरह मोड़ा जाता है, कलम की धार को किस तरह कछोटा जाता है। कि अंत में जाते जाते मैं बोलना चाहूँगा कि प्रेम की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम की गाऊँगा, प्रेम की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम की गाऊँगा, हंसने का जो मौसम हो तो बारंबार हंसाऊँगा, जुल्फ लिखूँगा, कजरारे, चाल ढाल मधुमास लिखूँगा और धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा, आज़ाद पटेल सुभाष को राग खुरे जगाऊंगा, अशफाकुल्ला खां के भांति का कोरी दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन के सीने पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। आज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर, आंधी और तूफानों पर।
संपूर्ण विश्व में सत्य, अहिंसा, मानवता, मित्रता, करुणा एवं भाईचारा का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर एवं निराकार ब्रह्मा के उपासक संत कबीर की समाधि स्थली मगहर के मध्य स्थित शिव के अवतार गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली पे सन 1952 में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर आधारित सरस्वती शिशु मंदिर 10+2 पक्की बाग गोरखपुर के इस विशाल सभागार में हम आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। Under this process, as we all know that darkness can't drive out darkness, only light can do it. As light destroys darkness, in the same way knowledge destroys ignorance.
Therefore, this has been the tradition of our country to start any program after lamp lighting before Ma Saraswati, Om Bhagwan and Ma Bharati. So now, I would like to request Principal Sir and all the dignitaries to come near the divine platform of Om Bhagwan, Ma Saraswati and Ma Bharati for lamp lighting and bowing before them to get their blessings. अपने प्रबंध कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारीगण, पूर्व छात्र परिषद के अन्य पदाधिकारीगण, सुधी अभिभावक वर्गी, ज्येष्ठ सम्मानित आचार्य वर्गी, वे छात्र बहन, सर्वप्रथम आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। बहनों, आज हम सबको सौभाग्य है कि हम सबके मध्य आज मुख्य अतिथि के रूप में एक कुशल शिक्षक बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिजल जी। इसी क्रम में अपने कार्यक्रम में
एकोनविंशतितमे ख्रीष्टीयवर्ष तास्मिन् दिवसे अनेक शताब्दी परतन्त्र अनन्तरं स्वतन्त्र भारत राष्ट्रगणतन्त्रम् उद्घोषितम्। तस्य च सत्यं rightful place. Now, with these few words, I would like to call बहन प्रतिमा and Avishka from अपने हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र परिषद प्रमुख श्री शंभू आचार्य जी से सादर आग्रह करती हूँ कि वह आए और पूर्व छात्र पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम को गति दें। श्री शंभू आचार्य जी। मर मिट भी जाए तो गम नहीं, मरते वक्त ये मिट्टी हिंदुस्तान की हो। देश की आन बान शान और पहचान तिरंगे को नमन करता हूँ। सभी उन मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूँ। उन महापुरुषों को नमन करता हूँ जिनके लेखनी से विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। सम्मानित मंच, अन्य अतिथिगण, अभिभावकगण, समस्त आचार्य बने एवं देश और समाज की दशा और दिशा तय करने वाले मेरे प्रिय भाई, विश्व के सबसे बड़ा शैक्षिक संगठन शिशु मंदिर में सबका योगदान है, लेकिन सबका सम्मान। बोले भारत माता की, भारत माता की। साउंड क्लैप स्टार्ट। बहन आस्था का सम्मान। सैनिक ताल कुल्लू। भारत माता की। साउंड क्लैप स्टार्ट। शहर के प्रतिष्ठित होम्योपैथ चिकित्सक हैं आप, डॉक्टर सुरकांत त्रिपाठी। सैनिक ताल कुल्लू। प्रभात को मैं पढ़ती हूँ, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। आज 26 जनवरी है, हम लोग जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति लाल किले पर हिस्से में मुकाम आता है, जिनके हिस्से में मुकाम आता है, खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनका जीवन समाज और राष्ट्र के काम आता है। बोले भारत माता की, भारत माता की। Chandrasekhar Azad and Netaji Subhash Chandra Bose were born. I am the citizen of secular India, where each and every religion have equal rights to live. I am the citizen of India, which is the largest democracy in the world. Good morning, our honorable guests, respected principal sir, vice principal ma'am, respected teachers. Today, my name is Anshu Vasav from class 9C. Today we all are gathered here to celebrate our 76th Republic Day, which is the national festival of our country. On the same date of today, 1950.
प्रेरित करने की जरूरत है। कतरा कतरा लहू का जिस्म से बहता रहा, देशभक्ति की आग में हर दर्द को सहता रहा। बस 2 पल की सांस बची थी जिस्म में, उसमें भी भारत माता की जय, भारत माता की जय कहता रहा। भैया प्रणाम। मंच पर विराजमान अतिथि महानुभाव, प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, डीडीसी एवं मेरे प्रिय सहपाठी, मैं रिकी मिश्रा कक्षा पंचम की छात्रा हूँ। आज आपके समक्ष गणतंत्र दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम सभी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। विविधता में एकता की निराली शान है, यहाँ हर जाति धर्म का सम्मान है। राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा, भारत के गणतंत्र की यही पहचान है। भारत के गणतंत्र की यही पहचान। My name is Anisa. I will in class Kamate. Today special day. I will talk about Republic Day. India became Republic on 26 January 1950. We got our Constitution. Constitution gives us right and duty. I am proud of it. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रातः स्मरणीय गुरुजन वृंद एवं मम प्रिय सहपाठी बंधु भगिन्याश्च, सर्वप्रथमं सर्वेषां कृते गणतन्त्र दिवसस्य हार्दिक शुभाशयाः। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य 6 दिनाङ्के अस्माकं भारतदेशस्य गणतन्त्र दिवसस्य समारोहः समायोज्यते। यतेहि अयं दिवसः अस्माकं भारतदेशे अति महत्वपूर्णः अस्ति। 50-अधिक-19-तमे ख्रीष्टाब्दे जनवरी मासस्य 6 दिनाङ्के अनेक शताब्दी परतन्त्रया अनन्तरम् अस्माकं स्वतन्त्र भारत राष्ट्रं गणतन्त्रम् उद्घोषितम्। अस्मिन्नेव दिने अस्माकं प्रिय भारत राष्ट्रं स्वकीयं संविधानं, स्वकीयां शासन प्रणाली च स्वीकृता। तस्यैव महत्वपूर्ण दिवसस्य स्मृतौ तस्मात् दिनात् आरभ्य अद्य पर्यन्तं प्रतिवर्षम् एतत् दिनं गणतन्त्र दिवस रूपेण राष्ट्रीय पर्व रूपेण च आयोज्यते। अयम् उत्सवः गणराज्योत्सवं, प्रजाराज्योत्सवम् इत्यपि उच्यते। यतेहि परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, इस सभागार में उपस्थित अनन्यान अतिथिगण, आगंतुक अभिभावक बंधु,
दीप से दिवाकर बनाने वाले गुरुजन वृंद भग्नी एवं मेरे प्यारे सहपाठी, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं निखिल प्रसाद मौर्य, कक्षा एकादश का छात्र, अपने हृदय के प्रेम को से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। महोदय, मैं अपनी बात कुछ इन पंक्तियों से शुरू करता हूँ। देखो मेरी ओर और पढ़ो मेरी मस्तक पर लिखा हुआ सत्यमेव जयते का शिलालेख और पहचानो मुझे, मैं भारत हूँ। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है, मेरे परिचय के लिए इतना पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। महोदय, जैसा कि हम सभी लोग को सर्वविदित है, आज हम सभी लोग यहाँ पर 76वें गणतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः इस दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 15 अगस्त सन 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कुशल संविधान की आवश्यकता थी, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक नवनिर्मित संविधान का निर्माण करवाया गया और 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन महोदय, आज इस 26 जनवरी इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं आपके सामने युवाओं द्वारा राष्ट्र निर्माण की बात करने के लिए उपस्थित हूँ। युवा अगर जाग गया तो देश की दिशा और दशा किस प्रकार बदल सकती है, ये बताने के लिए मैं आपके सामने एकत्रित हूँ। हमारा देश भारत, जहाँ 60 करोड़ से ज्यादा सिर्फ युवा रहता है, तो यदि भारत का युवा जगा है तो ये देश हमेशा अपने यशस्वी पथ पर अग्रसर रहेगा। महोदय, लेकिन एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, क्या आज हमारा युवा सही मार्ग पर है या नहीं? यह प्रश्न मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा और विचारिएगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ युवा प्रेम के तरन्नुम गाने में लगा हुआ है तो दूसरी तरफ कुछ युवा देशभक्ति निभाने में लगे हुए हैं। ऐसे तरन्नुम वाले युवाओं को मैं 4 पंक्तियां बोलते हुए अपनी वाणी को आगे ले जाऊंगा। बात बहुत सरल है लेकिन हाथ जोड़कर बोलूंगा, बात बहुत सरल है लेकिन हाथ जोड़कर बोलूंगा, ना ही घुमा फिराकर मैं ना ही तोड़कर बोलूंगा। भारत देश में जन्म लिया, यह देश बचाना है हमको, जो विश्व जानता है सारा परिवेश बचाना है हमको। लेकिन जवानी फिर भी मदमस्त हुई बैठी है, प्यार के तरन्नुम सुन सुन के यूं सुस्त हुई बैठी है। बड़े बुजुर्ग का मान नहीं, संस्कार बदलेंगे कैसे, इतिहास कभी पढ़ा नहीं, इतिहास रचेंगे कैसे। केवल नशे में चूक रहोगे, छाप नहीं लगने वाला, आलस समाज में रहकर पुरुषार्थ नहीं पढ़ने वाला। कुछ वर्षों के प्यार में पड़कर तुम फांसी पर झूल गए, कुछ वर्षों के प्यार में पड़कर तुम फांसी पर झूल गए। अरे बचपन से लेकर अब तक की माँ के प्यार को भूल गए। अब जरूरत है ऐसे युवाओं की तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम नहीं, IIT NIT में पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं, अभी इसरो के लिए काम करे। हम कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए देश हित में स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। हमें आज पर्यावरण संरक्षण, अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। महोदय, जो युवा दौड़ सकता है दौड़े, जो चल सकता है चले और जो रेंग सकता है रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण रूप से करे और देश हित में सिंह की गर्दन के साथ नेतृत्व क्षमता का आवाहन करे। इसी के साथ मैं युवाओं का आवाहन करना चाहूंगा कि उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार की, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार की। ये देश है पुकार का, पुकार की मां भारती। यह देश है पुकार का, पुकार की मां भारती। जिस दिन से इस देश का युवा संकल्पित हो जाएगा, शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, विज्ञान, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा। जिस दिन से इस देश का युवा आपकी 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 मेरी हम सब की बात को विचार को योजना और योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने का निश्चय करेगा। जिस दिन से इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अब्दुल कलाम के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा,
जिस दिल से इस देश का युवा अपने आंतरिक कौशल और नवचेतना की शक्ति को पहचान लेगा, जिस दिल से इस देश का युवा कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी, लगन, देशभक्ति, मेहनत आदि भावों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उसी दिल से उभर रहा होगा अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न, मजबूत, सतत राष्ट्र भारत। एक ऐसा भारत जिसकी कल्पना आप और मैं करते हैं। युवा ही है जो इस देश को आगे ले जा सकता है, क्योंकि हम 60 करोड़ से भी ज्यादा है, और जब 60 करोड़ बोलेगा तो हर एक संसद युवा की बात सुनेगा और देश की बात सुनेगा। अगली बात आपके सामने रख रहा हूं कि एक तरफ जहां युवा प्रेम के शील जाने लगा है, लेकिन उसी युवा के पास अगर देशभक्ति आ जाए तो किस तरह अपनी कलम की धार को मोड़ देता है। सुनिएगा, आपके सामने रख रहा हूं कि प्रेम की जो शील दे तो गीत प्रेम की गाऊंगा, प्रेम की जो शील दे तो गीत प्रेम की गाऊंगा, हंसने का जो मौसम हो तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्म लिखूंगा, कजरा रे चाल ढाल मधुमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम शराब और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत मां को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर मां की पीर सुनाऊंगा, आजाद पटेल सुभाष भगत को रात भरे जगाऊंगा, अस्तगफिरुल्लाह खाने भाभी का कोई दोहराऊंगा, समझे बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन के सीने पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। आप लोगों ने और ध्यान से सुना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। सभी प्रिय भैया बहनों और मंचस्थ अतिथियों, इस हो न सका उसके कद का अंदाजा वो आसमान है, वो आसमान है मगर सर झुकाए फिरता है। तो ऐसे हमारे यशस्वी डॉक्टर हमीद सिंह जी हैं, वो भूला नहीं अदब, सूरज का साथ पाके भी वो भूला नहीं अदब, जुगनू का साथ पाके भी लोग मगरूर हो गए। आज हम चतुर्थी में बहुत सरलता से, बहुत सहृदयता से बैठे हैं। आप सबके समक्ष अभी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को, जो कुशल राजनीतिज्ञ हैं, इस गोरखनाथ की पावन धरा पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर में इस क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस की और जो भी उपस्थित जन है सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे अगर प्रधानाचार्य जी को इस विद्यालय में लगवाना हो तो मैं अच्छे बहुत सम्मानित लोग उपस्थिति में जरूर रहूंगा। इससे पहले मैंने बजाज पार्क में दूसरा अच्छा पौधा लगाया है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश से राज्यपाल जी हैं, उनके घर के पास में भी साहब के धर्मशाला में मैंने लगाया था रुद्राक्ष का पौधा। इसमें काफी बड़ा होगा 6 महीने के अंदर, जो मन वांछित पौधा होता है। मैं उसे लगाने के लिए पूरे देश में तत्पर हूँ और मैंने विश्व के बहुत से देशों को भी लगाया। मैं अब तक 123 इंटरनेशनल मीटिंग भी ज्वाइन कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, जिसे कोई नहीं जानता। मैं विश्वविद्यालय का अपने जमाने का डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, इंडिया इज एन अमेजिंग कंट्री, नो कंट्री इन वर्ल्ड लाइक इंडिया। इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही भारत के बच्चे, ये बच्चे भारत भारी चुके निर्माता है, सबकी कुछ देखनी हो मानो ये भाग जाता है। बाड़ी इनकी देखो जैसे गंगा की निर्मल धारा है, इन बच्चों के भोली आंखों में सारा दिख रहा है। सब मिल करके एक साथ भारत देश हमारा है। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश भर में ये सरस्वती शिशु मंदिर देशभक्ति से ओतप्रोत और अनुशासन के लिए जाना जाता है। इसलिए मैं अपने भैया बहनों से अपेक्षा करूंगा, 76वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर
सरस्वती शिशु मंदिर बखीवाल के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में इस समारोह के सम्मानीय अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सम्मानीय आचार्य, यह प्रांगण सामान्य प्रांगण नहीं है। आज देश भर में 30,000 से अधिक सरस्वती शिशु मंदिरों के रूप में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, भारतीयता से ओतप्रोत देशभक्त युवकों की फौज अगर खड़ी हो रही है, ये वही प्रांगण है जहां देश का पहला शिशु मंदिर 1952 में नानाजी देशमुख ने यहां से शुरुआत की थी। इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं। देश आज अपने गणतंत्र दिवस के 76वें वर्ष को धूमधाम से मना रहा है। ये अवसर 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, देश के लिए बलिदान हुए उन हजारों लाखों युवा युवतियों ने देश भारत माता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी। ये उनको नमन करने का अवसर होता है, उनको याद करने का अवसर होता है। देश की युवा पीढ़ी कभी भूल न जाए कि 1947 में जिन लोगों ने तिरंगा झंडा फहराया था, केवल उसके नाते आजादी नहीं मिली। सन 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने भगवान सोमनाथ पर आक्रमण किया था और तब से लेकर के न जाने कितने शकहूर विदेश से आक्रांता लुटेरा 1000 वर्षों तक इस देश पर को गुलामी के कालखंड में डाले थे, लेकिन कभी भी इस देश ने गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हमेशा लड़ते रहे। उन लाखों शहीदों को, उन लाखों देशभक्तों को याद करने का पावन पवित्र अवसर है। उनको नमन करने का बार बार अपने जहन में, और मैं इस बात के लिए बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मैं घंटों से बैठकर देख रहा था किस प्रकार से यहाँ के भैया बहनों ने अलग अलग प्रस्तुति की है। अलग अलग भाषाओं में, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। यहाँ की बहनों ने अलग अलग गीत के माध्यम से सचमुच उस प्रस्तुति को देखकर के कोई भी भाव विभोर हो सकता है। ये केवल शिक्षा नहीं है, हर क्षेत्रों में ओतप्रोत जो शिक्षा देने का काम सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से किया गया था, उसका एक छोटा सा स्वरूप यहां पर दिखा है। किसी कवि ने कहा कि देश जो प्रस्तुति बेटियों ने किया कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श फुरफुरा हो तो रोती हैं बेटियां, बेटा होता है कुल की शान, लेकिन दो दो कुलों की शान होती है बेटियां। और उसको इस मंच पर अपने कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी भैया बहनों को, और विशेषकर 144 वर्ष बाद जो देश में प्रयागराज पर कुंभ लगा है, उस कुंभ में भी सरस्वती शिशु मंदिर के भैया बहनों के द्वारा जो घोष का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारे देश की आजादी एक कीमत वाली आजादी है। इसके लिए लोगों ने कीमत चुकाई है, और इसलिए बार बार उसको याद रखना। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई से भारत छोड़ो का नारा दिया था, करो मां और मरो का नारा दिया था, और 14 अगस्त 1942 को
ठीक 6 दिन बाद गोरखपुर के बगल में देवरिया जिला है, देवरिया का रहने वाला एक इंटर कॉलेज का कक्षा 7 का विद्यार्थी देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के अपने क्लास से निकलता है और देवरिया के कलेक्ट्रेट पर चढ़ करके अंग्रेजों का यूनियन जैक फाड़ करके नीचे गिरा देता है और भारत का तिरंगा झंडा लहरा देता है 14 अगस्त 1942 को। गेट पर जो अंग्रेज कांस्टेबल था उसने कहा कि तुम छोटे बच्चे हो, 13 वर्ष का बालक था, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी कक्षा 7 में पढ़ता था। अंग्रेज अफसर ने कहा कि तुम छोटे बच्चे हो, तुमको माफ कर देंगे यदि तुम्हें फिर से तिरंगा झंडा उतार दो और यूनियन जैक लगा दो। उस 13 वर्ष के विद्यार्थी रामचंद्र विद्यार्थी ने कहा तिरंगा झंडा नहीं उतरेगा और पकड़कर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाने लगा। उस अंग्रेज अफसर ने गोली चला दी, 3 गोली उसके सीने पर लगी तो शहीद हो गया। आज भी देवरिया के रामलीला मैदान में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का भव्य स्मारक बना है। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी इंटरमीडिएट कॉलेज नौका हथियागढ़ में उनके नाम से इंटरमीडिएट कॉलेज है। मैं केवल एक बात इसलिए कह रहा हूं, न जाने इतने कितने लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। मैं गोरखपुर में रहता हूं, आप सब मैं प्रधानाचार्य से आग्रह करूंगा कभी किसी अवसर पर गोरखपुर के जिला जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी हुई थी 19 दिसंबर 1927 को, कभी देश के युवाओं को ले जाकर उनका दर्शन कराइए। आज के 7-8 साल पहले मुख्यमंत्री योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां पर उनका फांसी स्थल है वो पूरा का पूरा बाहर से दर्शन करने लोग जाते थे, बंद कर दिया गया था। 1 सप्ताह तक अखबारों में निकला। मैंने वहां के जेल अधीक्षक को फोन किया, मैं आ रहा हूं जरा दर्शन करने के लिए। पता चला कि हाथ पर मोहर लगती थी और अंदर से जाना पड़ता था। मैंने जेल अधीक्षक को कहा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जब उनकी फांसी हुई थी तो 4 महीना पहले जेल में आए थे, वो रहते कहां थे? जेल अधीक्षक ने कहा 4-5 कमरे हैं, यहां रहते थे। मैंने कहा मैं उस कमरे का दर्शन करना चाहता हूं। जेल अधीक्षक ने कहा बहुत लंबा समय हो गया, कोई दरवाजा खुला नहीं है, उधर कोई जाता नहीं है। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूं। मैंने जाकर दरवाजा खुलवाया, जैसे कमरे खुले, कमरे में उनके हाथ से लिखे हुए स्लोगन थे, आई विश द फॉल डाउन द ब्रिटिश एम्पायर, मैं ब्रिटिश एम्पायर का विनाश चाहता हूं, जैसे उनके बिस्मिल जी के हाथों से लिखे हुए स्लोगन। और उन्होंने नीचे लिखा कि मैं कहीं जाकर के भक्ति भावना में डूबना चाहता हूं। मैं पीछे मुड़ा तो दरवाजे के दोनों तरफ पिंड बने हुए थे। देख करके शरीर सिहर गया। उस उन कमरे को देख करके मैं आया। शाम को ही मुख्यमंत्री योगी जी गोरखनाथ मंदिर आए थे। मैंने उनसे जाकर कहा महाराज जी 4-5 कमरे जिसमें बिस्मिल जी रहते थे फांसी के पहले, अगर वो 4-5 कमरे और उनका फांसी स्थल सेपरेट हो जाए, जेल से थोड़ा अलग हो जाए, तो देश के युवा अगर आएंगे दर्शन करेंगे तो उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। कैसे कैसे लोगों ने बलिदान दिया है। तुरंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशासन चंद्र प्रकाश को भेजा और 1,78,000 स्वीकृति करके 22 फीट ऊंची दीवार बना करके 4-5 कमरे और उनका शहीद स्थल आज भव्य दर्शन के लिए मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं बिस्मिल जी जब 19 दिसंबर 1927 जब उनकी फांसी हो रही थी, गोरखपुर की आबादी 4-5 लाख थी। राप्ती नदी के तट पर उनकी अंत्येष्टि हुई थी, उसमें 1.25 लाख लोग थे अंत्येष्टि स्थल पर। उनकी मां उनसे जेल में मिलने गई थी 1 दिन पहले और अपनी मां को, वो एक बड़े शायर थे, अपनी मां को अंतिम पत्र लिखा था और वो जो कुर्ता पहनते थे उसमें सोने की बटन होती थी। और सोने की बटन अपनी मां को दिया और मां से कहा मां इसे किसी क्रांतिकारी को दे देना, देश के काम आएगा।
जैसे जेल के गेट पर उनकी मां आई, पुलिस प्रशासन, अंग्रेज पुलिस प्रशासन ने चेक किया और सोने की बटन दे दिया, लेकिन वो जो अंतिम पत्र बिस्मिल जी ने अपनी मां को लिखा था, वो पत्र बाद में अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था। मैं उसकी अंतिम लाइन जरूर अपने भैया भाइयों को सुनाना चाहता हूं। जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के एक दिन पहले गोरखपुर के जिला जेल में अपनी मां को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा, ऐ मां, मेरी यादों को तू दिल में बसा लेना, ऐ मां, मेरी यादों को तू दिल में बसा लेना, बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना, आजादी की समा पर तेरा भी परवाना खुद शौक से जल जाए, बस इतनी ही दुआ देना। और जिक्र किया था अंत्येष्टि का, जब आए तेरे कूचे में राख मेरी उड़कर, अंत्येष्टि की राख, जब आए तेरे कूचे में राख मेरी उड़कर, उस राख से माता ये दुनिया बसा लेना, खेलने तो आज नाव कल कर पतवार गहन गए, जीवन सरिता में शायद फिर ऐसी धार बह न बहे, अंतिम सांस निकलने तक है बिस्मिल की अभिलाष यही, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चाह रहे हैं। और इसलिए न जाने कितने लोगों ने, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं हो सकता जो भारत में उदाहरण है। हम लोग महाराणा प्रताप जी का जिक्र करते हैं और आप दुनिया के अंदर इतिहास उठाकर देखिए। मैं हमारे पूर्वज कक्षा 5 में पढ़ता था तो मैंने पढ़ा था, पन्ना भाई का जीवन चरित्र मैंने पढ़ा था। महाराणा प्रताप जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन महाराणा प्रताप बचे कैसे? सबको पता है, उदय सिंह के पिता का देहावसान होने के बाद बलबीर राजा बन गया था और बलबीर को लग रहा था कि उदय सिंह रहेगा तो राज परिवार, फिर हम राजा नहीं बन पाएंगे। तो बलबीर ने एक रात ऐसा सोचा कि उदय सिंह की हत्या कर देंगे और बलबीर नंगी तलवार लेकर राजभवन में आगे बढ़ा। तो उस मां पन्ना भाई ने उदय सिंह की जगह पर अपने बेटे चंदन को लिटा दिया, चंदन उड़ा दिया और उदय सिंह को टोकरी में लेकर के बाहर बचाने के लिए भेज दिया। और उस मां पन्ना भाई के सामने, एक मां के सामने, दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं हो सकता, एक मां के सामने उसके बेटे को 3 टुकड़े तलवार से उदय सिंह ने कर दिया, लेकिन मां की आंखों से आंसू भी नहीं आए। उस पन्ना भाई के बलिदान के नाते महाराणा प्रताप बचे, उदय सिंह ना होते तो महाराणा प्रताप कैसे होते? ऐसा दुनिया में उदाहरण नहीं हो सकता। हर मां के लिए उसका बेटा कलेजे का टुकड़ा होता है, लेकिन जब चुनौती आती है तो वही रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को, अपने कलेजे से टुकड़े बेटे को अपने पीठ पर लादकर घोड़े की लगाम दांतों से लगा करके नंगी तलवारों से अंग्रेजों के सर को काट करके भारत मां के चरणों में झुकाने का काम उसी महारानी लक्ष्मीबाई ने किया। कौन भूल सकता है? और इसलिए आज का ये अवसर, 26 जनवरी का अवसर, गणतंत्र दिवस का अवसर, 15 अगस्त का अवसर, ये उन महान देशभक्तों को जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको नमन करने का, उनको याद करने का, उनसे प्रेरणा लेने का काम। एक हमारे एकादश के भैया ने ठीक भाषण किया, अलग अलग समय पर अलग अलग, हर समय पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या लक्ष्य उद्देश्य होने चाहिए। कभी चाणक्य था तो चाणक्य के समय अलग सीन था, चाणक्य एक विद्वान था और वो जब विद्वानों की सभा में उसने कहा कि आज देश की आवश्यकता है कि छात्रों को शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा दी जाए, तो सारे आचार्यों ने विरोध किया, शास्त्रार्थ हुआ था 3 दिन तक। और बाद में चाणक्य ने कहा कि ऐसी शिक्षा जो देश के काम न आए, उस शिक्षा का क्या मतलब है। तो बाद में आचार्यों ने स्वीकार किया और छात्रों को 6 घंटे के बाद 2 घंटे शस्त्र की शिक्षा दी जाने लगी और 6 महीने के बाद उस देश पर यवनों का आक्रमण हो गया, सेना पीछे हटने लगी। तो कैंपस से निकल करके वही छात्र लड़ाई लड़ करके देश की रक्षा करने का काम उस समय किए। तो हर समय का अलग अलग,
गुलामी के कालखंड में लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा। आप कल्पना करिए कोई 23 वर्ष का भगत सिंह जब फांसी होने वाली थी तो उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। 23 वर्ष की उम्र थी। उन्होंने कहा मेरी अंतिम इच्छा मैं अपनी मां को मिलना चाहता हूं। जेल में उनकी मां मिलने आई। 15 मिनट का समय तय हुआ। अपनी मां को चरण छूकर प्रणाम किया, मां से देश के लिए सर्वोच्च बलिदान का आशीर्वाद मांगा। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। भगत सिंह ने अपनी मां की आंखों में आंसू देख लिए थे, लेकिन वो आंसू जमीन पर नहीं गिरे थे। जैसे 10 कदम उनकी मां आगे बढ़ी, भगत सिंह ने बोला मां पीछे मुड़ी। मां को लगा भगत सिंह डर गया क्या। मां ने पूछा क्या हुआ भगत सिंह। मां ने कहा भगत सिंह कहा मां कल जब मेरी फांसी होगी तो मेरी लाश लेने तुम मत आना, मेरे छोटे भाई कुलवीर को भेज देना। मां ने पूछा क्यों भगत सिंह ऐसा क्यों बोल रहे हो। भगत सिंह ने कहा मां मेरी लाश देखकर तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे तो दुनिया कहेगी कि भगत सिंह की मां रो रही थी, इसलिए तू मत आना, मेरे छोटे भाई कुलवीर को भेज देना। उस मां का जवाब दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है। उस मां ने कहा नहीं भगत सिंह मुझे पता है तू देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने जा रहा है। मैं तेरी फांसी पर मेरी आंखों में आंसू नहीं आए हैं, मेरी आंखों में आंसू जरूर आए थे। वो इसलिए आए थे कि काश मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को पैदा किया होता तो उसे भी देश के हवाले कर देती। ऐसा गौरवशाली इतिहास भारत का है, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा इतिहास मिलेगा। उनको याद करने का, उनको नमन करने का, उनसे प्रेरणा लेकर के मन के अंदर देशभक्ति का जज्बा, इंडिया समझ नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपुल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपुल। भारत इसलिए कष्टों को सहन नहीं सह रहा है दुष्टों के दुष्टता के नाते, अच्छे लोगों के मौन के कारण। और इसलिए शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये मस्तिष्क का परिमार्जित नहीं है। शिक्षा कैसे संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए, चरित्र का निर्माण होना चाहिए। कोई बड़ा ज्ञानवान, कोई बहुत अच्छी शिक्षा लेकर के, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, इससे नहीं। इस देश में कभी मुख्य चुनाव आयुक्त हुए टीएन सेशन, पूरे देश भर में मुख्य चुनाव आयुक्त कभी कोई हुआ तो टीएन सेशन का नाम लिया जाता। एक बड़े अधिकारी आईएएस टॉपर थे, वो अपने पत्नी और परिवार के साथ मसूरी घूमने जा रहे थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, रास्ते में जाते हुए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से होकर के मसूरी उत्तराखंड जा रहे थे। एक सुंदर सा बाग था, बाग में चिड़िया घोंसला लगाई थी। उनकी पत्नी ने इच्छा प्रकट की, ये बहुत सुंदर घोंसले हैं, यदि इसमें से 2 घोंसले उतर जाए तो अपने घर में मैं सजाऊंगी। ऐसा इच्छा प्रकट किया। टीएन सेशन ने गाड़ी रुकवा दी और अपने सहयोगियों से कहा 2 घोंसले उतरवा करके लाओ। वो सहयोगी अधिकारी पेड़ पर तो चढ़ना आता नहीं था, बगल में गाय भैंस चराने वाले व्यक्ति को बुलाया और कहा इसमें से 2 घोंसले आप उतार दो, जो पैसा आप कहोगे दे देंगे। उसने कहा मैंने नहीं उतारूंगा। तो उसने कहा कि लालच दिया 50 रुपए ले लेना, उसने मना कर दिया। फिर कहा ठीक है 100 रुपए लेना, लेकिन 2 उतार दो, उसने मना कर दिया। बाद में वो अधिकारी सब गए टीएन सेशन जी को बताया कि वो उतारने को तैयार ही नहीं हो रहा, उसको 100 रुपया नहीं दे रहे थे। टीएन सेशन ने कहा कि जरा उसको बुला के लाओ, कारण क्या है नहीं उतारने के लिए कह रहा।
वो अधिकारियों ने रास्ते में उसको धमकाया भी, बहुत बड़े अधिकारी हैं, नहीं उतारोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तुमको तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा धमकाया भी। लेकिन जब नजदीक आया तो वकील सेशन ने पूछा कि मैं तो घोषणा के लिए मेरी पत्नी ने जिज्ञासा व्यक्त की, तो क्यों आप उतार नहीं रहे हो? उस गाय भैंस चराने वाले ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि मैं नहीं उतार सकता, क्योंकि शाम होगी तो जब चिड़िया वापस आएगी तो अपने बच्चों और घोंसले को नहीं रहेगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। टीएन सेशन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं आईएएस टॉपर रहा, मैं देश का इतना बड़ा अधिकारी रहा, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? एक बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति जो गाय भैंस चला रहा है, उसके दिमाग में ऐसी बातें आई, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तो यह केवल शिक्षा से नहीं हो सकता, ये संस्कार से हो सकता है, चरित्र निर्माण से होता है। और वही काम देश भर में सरस्वती शिशु मंदिर के कैंपस में वही चरित्र निर्माण का काम होगा। चुनौतियों का सामना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, चुनौतियों का सामना सामर्थ्यवान व्यक्ति ही कर सकता है, और संस्कारियों का चरित्रवान व्यक्ति ही कर सकता है। और इसलिए यह कहना जो कौन एकादश के बच्चे मौर्य ने जो एक भाषण दिया, तो फिर आज समय की वही आवश्यकता है कि हर क्षेत्र में हमें संस्कार युक्त एक अच्छे, अगर डॉक्टर हैं तो अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर है तो अच्छे इंजीनियर बने, वैज्ञानिक है तो अच्छे वैज्ञानिक बने, यानी हर क्षेत्र में राजनेता है तो अच्छे राजनेता बने, प्रोफेसर है, शिक्षक है तो अच्छे शिक्षक बने। हर क्षेत्र में जब हम आगे जाएंगे तो जो मोदी जी का सपना है कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाए तो हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, ये तभी हो सकता है जब हर क्षेत्रों में ठीक एग्जाम्पल दिया उस एकादश के भैया ने, एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के महान वैज्ञानिक थे, इस देश के राष्ट्रपति हुए, लेकिन आप सब भैया बहनों को यह जानकारी होनी चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम को एक बार 87-88 में अमेरिकी प्रवास पर हो गए और अमेरिका से प्रस्ताव आया कि आप नासा में वैज्ञानिक के रूप में ज्वाइन करिए और यहां आपको हेड बना दिया जाएगा, और जो भारत में पैसा आपको मिलता है उससे 100 गुना पैसा हमें यहां मिलेगा। तो उस देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा था इतना पैसा लेकर मैं करूंगा क्या, मेरे पास तो कोई नहीं है सिवाय मेरे देश के, और इसे जो कुछ भी मैं करूंगा अपने देश के लिए करूंगा। उन्होंने ठुकरा दिया था और वापस आकर के उस चुनौती को स्वीकार किया था, और 22 मई 1989 को उन्होंने अग्नि मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, और उसके बाद इतने मिसाइल बनाए भारत के लिए कि उनका मिसाइल में नाम ही पड़ गया। और 1998 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई और 13 मई को परमाणु पोखरण विस्फोट किया था, तो उसमें महान भूमिका जो थी एपीजे अब्दुल कलाम की थी, इस देश को दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने का काम किया था। और इसलिए शिक्षा का अर्थ भी है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों का विकास। शरीर अच्छी है लेकिन मन ठीक नहीं है तो एक पूर्ण विकास नहीं है। शरीर अच्छी है, मन अच्छा है, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है तो पूर्ण विकास नहीं होगा। शरीर ठीक है, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, आत्मा का विकास नहीं हुआ। यानी शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों का विकास, यही शिक्षा का अर्थ है। और मैं हर विद्यार्थी से कहता हूं, जब शिक्षा संस्कारों से जुड़ जाती है तो समाज के लिए कल्याणकारी होती है।
और जब शिक्षा संस्कारों से कट जाती है तो समाज के लिए विनाशकारी होती है। और ऐसे बहुत सारे इतिहास में उदाहरण पड़े हुए हैं। यहाँ पर जीजाबाई का जिक्र हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र हुआ। आप सबको पता है जीजाबाई ने कैसे संस्कार दिए थे छत्रपति शिवाजी महाराज को। एक बार उनके सेनापति ने मुगलों से लड़ाई लड़ते लड़ते एक सुंदर युवती को डोली में उठा करके वापस लाए थे। उस बहन का नाम था गौहर खानो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सेनापति को डांट लगाई और माफी मांगने के लिए स्वयं उस बहन से जाकर के मां का समान दर्जा देकर के उनसे माफी मांग करके ससम्मान वापस भेजने का काम किया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था चाहे जितने भी युद्ध हों हम महिलाओं को बंदी नहीं बनाएंगे, उनको वो सम्मान देने का काम। और 1987-88 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दंगा हो गया था और दंगे में एक मुस्लिम छात्रा दंगे में भागते भागते एक छात्रों के छात्रावास में घुस गई। भागते भागते उसको लग रहा था कांप रही थी, दंगे हो रहे थे। एक कमरा खुला था, उसमें जाकर के उसमें 2 छात्र थे, उसमें जाकर किनारे दुबक गई, कांप रही थी। छात्रों ने एक गिलास पानी दिया, पानी नहीं पी रही थी। दंगा शांत हुआ तो छात्रों ने कहा बहन आपका घर कहाँ है, हम उसका सामान पहुंचाएंगे। बाद में उन छात्रों ने जिज्ञासा बस उस बहन से पूछा कि आपको कैसे लगा कि आप यहाँ सुरक्षित रह पाओगी। तो छात्रा ने जवाब दिया कि मैं भागते भागते आ रही थी, 2-3 कमरे खुले थे, लेकिन आपके कमरे के दरवाजे खुले थे। मैंने सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र देखा और मुझे लगा कि जो छात्र छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र लगाएगा वो महिलाओं को उसी प्रकार का सम्मान देगा जैसे हमारे घर में भेजते हैं। और इसलिए मैं हर विद्यार्थियों से कहता हूं कि हमारे अंदर 4 चीजें होनी चाहिए। पहला, देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। देशभक्ति का जज्बा ऐसे, ये भारत हमारी मां है। हंसते हंसते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा है। अगर हमारी मां किसी की दूसरे की सुंदर दिखने वाली मां से थोड़ी कम सुंदर होगी तो किसी की सुंदर दिखने वाली मां मेरी मां नहीं हो जाएगी। मेरी मां जैसी भी है सबसे अच्छी है। ये भाव हर विद्यार्थी के अंदर, मेरा देश जैसा भी है सबसे अच्छा मेरा देश है, ये भाव हर विद्यार्थी के अंदर देशभक्ति का जज्बा पूर्ण रूप से होना चाहिए। दूसरा, संवेदनशीलता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरे सामने अन्याय और अत्याचार हो रहा है और मैं आंख मूंद करके जा रहा हूं तो व्यक्ति मरे हुए के समान है। संवेदनशीलता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और तीसरा, कर्मठता। हम अपने कर्म के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति गया और कहा कि मैं कोई काम करता हूं तो सफलता नहीं मिलती स्वामी जी, हर काम में सफलता मिलती है। स्वामी जी योग साधना में थोड़ा लीन थे। वो व्यक्ति 3 बार इस प्रश्न को पूछा, स्वामी जी कोई उपाय बताइए, मैं कोई काम करता हूं सफलता नहीं मिलती है। स्वामी जी आंखें खोले और स्वामी जी ने कहा ये जो मेरा पालतू कुत्ता है इसको जरा आधा किलोमीटर दूर एक पीपल का पेड़ है वहां तक लेकर घुमा कर लेकर आओ। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, स्वामी विवेकानंद जी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि सफलता का राज क्या है और एक कह रहा है पालतू कुत्ता को आधा किलोमीटर घुमा कर लेकर आओ। स्वामी जी ने कहा तो बात मानना था। वो व्यक्ति कुत्ता को लेकर के गया पीपल के पेड़ तक और आधे किलोमीटर जाकर के फिर वापस आया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कुत्ता हाँफ क्यों रहा है? कुत्ता बहुत देर हाँफ रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी जो आपका पालतू कुत्ता है, मैं तो सीधे उस पीपल के पेड़ पर गया जहां आपने लक्ष्य तय किया था, लेकिन ये कभी दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था, कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था और इस दौड़ने के नाते हाँफ रहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी इसी में है
यदि तुम अपने लक्ष्य को निशाना बना करके सीधे जाओगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, दाएं और बाएं इधर उधर जाओगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। और इसलिए आपके पास भी, और चौथा है कर्मठता का चौथा टाइम मैनेजमेंट। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे समय है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी 24 घंटे समय है, मुख्यमंत्री योगी जी के पास भी 24 घंटे का समय है, और आपके पास भी 24 घंटे का समय है। किस समय बेहतर, किस समय पढ़ाई करना, किस समय मित्रों के साथ खेलना, किस समय मोबाइल का उपयोग करना, यानी टाइम का बेहतर अगर आपने मैनेजमेंट कर लिया तो कोई ताकत नहीं जो आपको लक्ष्य से भिगा सके। इसलिए विद्यार्थियों के सामने दो मार्ग है। पहला मार्ग ट्रेन का मार्ग है और दूसरा मार्ग नदी का मार्ग है। ट्रेन अपने लक्ष्य को दोनों जाएंगे, ट्रेन भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और नदी भी निकल करके पहाड़ों से सागर को मिलेगी, लेकिन ट्रेन अपने निर्धारित पटरियों से होकर जाएगी। जब हरी झंडी दिखाएंगे तो चलेगी और लाल झंडी दिखाएंगे तो रुक जाएगी। लेकिन नदी पहाड़ से निकलेगी और रास्ते में अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने में उसके सामने अगर जंगल आएगा या पहाड़ आएगा तो उसका सीना चीरते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इसलिए तय करना होगा आपको कि मेरा लक्ष्य क्या होगा। आज के अवसर पर मैं माननीय प्रधानाचार्य जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि देश के पहले सरस्वती शिशु मंदिर में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुझे यहां उन्होंने आमंत्रित किया। इतने बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक बंधुओं और इतनी भैया बहनों का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरस्वती शिशु मंदिर पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और चरित्र निर्माण के काम में जो आगे बढ़ा रहा है, एक योग्य नागरिक पैदा करने का काम, एक इंसान बनाने का काम कर रहा है, वो आगे इसी प्रकार अनवरत बढ़ करके अपने परिवार, देश, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। यही विनती करता हुआ भगवान से कि मनुष्य की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, मनुष्य की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे चाहते हैं कि रहने को घर मिले। जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पर प्रभु का नाम आए, पर वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए और एक इंसानियत के रूप में, एक बेहतर नागरिक के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। यही कामना करता हुआ मैं अपने वाले को देता हूँ। हमारे साथ में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Gratitude to the honor of this program, chief guest, the honorable member of Legislative Council of Uttar Pradesh, yes, Dr. Dharmendra Singh ji, thank you very much for giving your precious time to us for this wonderful program.